तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपका स्वागत करता हूं पॉलिटी के नए लेक्चर में। तो हमने कल पढ़ा था साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1। तो हम आज पॉलिटी के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। तो इसमें जो फीचर्स वगैरह हैं, कल हमने 2 फीचर्स के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि भाई उसके क्या कुछ मतलब कहाँ से सोर्स वगैरह लिए गए हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या सोर्स लिए गए हैं, और जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से क्या कुछ पार्ट वगैरह लिए गए हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो वो हमने कल पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो थर्ड पार्ट है, थर्ड जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो क्या कह रहा है कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की भी मतलब क्या है, एक जो रिजिडिटी होगी एक तरह से जो कठोर हो गया और एक तरफ से क्या है फ्लेक्सिबल भी है। तो इन दोनों का क्या है, एक निचोड़ है, दोनों का आपस में कम्बिनेशन है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जो इसमें क्या है स्पेशल जो प्रोसीजर होता है वो रिक्वायर्ड होता है। अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट वगैरह करनी है, तो कोई चेंजेस वगैरह करने, संशोधन करना है, तो इसका एग्जांपल क्या है, एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है जो क्या है, इसका एग्जांपल है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, कठोर संविधान है। और एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ऑन द अदर हैंड, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको जैसे कि जो नॉर्मल लॉज हैं उसको जैसे अमेंड किया जा सकता है, वैसे चेंज किया जा सकता है, उसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी चेंज किया जा सकता है। उसके लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल प्रोसीजर रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो वो होता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि एग्जांपल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेकिन जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, ना इधर रिजिड है नॉर फ्लेक्सिबल है, बट ए सिंथेसिस ऑफ बोथ, की मतलब ना तो ज़्यादा कठोर है ना ज़्यादा क्या है फ्लेक्सिबल है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो क्या है कि एक मतलब कि हमारे कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह हैं, जो मान लो कुछ एक्ट से रिलेटेड, कुछ आर्टिकल से रिलेटेड, वो तो इतने सिंपल हैं, इतने फ्लेक्सिबल हैं कि भी मतलब सिंपल मेजोरिटी से भी वो क्या हो सकते हैं, उनमें चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन कुछ जो जैसे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हुए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स वगैरह, वो क्या होते हैं इतने रिजिड हैं कि भी बिल्कुल ही कई सारे प्रोसीजर से उनको गुजरना पड़ता है अगर कुछ चेंज करना है तो वहाँ पे। तो जैसे कि आर्टिकल 368 है, वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। तो वो 2 तरह की मतलब जो अमेंडमेंट है, एक फ्लेक्सिबल एक रिजिड। तो उसके बारे में जो 368 आर्टिकल है उसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो कुछ प्रोविजन है वो अमेंडेड किया जा सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट की भी। एक स्पेशल मेजोरिटी क्या होगी, एक 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब कि जो जितने मेंबर, मान लो 2 हाउस हैं हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, तो वहाँ पे जितने मेंबर प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसका 2/3 मेंबर होने चाहिए मेजोरिटी में, उनकी वोटिंग होनी चाहिए उस प्रोविज़न जो चेंज अमेंडमेंट आपको करना है। तो उसके समर्थन में जो 2/3 जो मेजोरिटी है उन मेंबर्स की वोटिंग होनी चाहिए जो वोटिंग कर रहे हैं और उस टाइम पे प्रेजेंट है उस दिन में। और एंड ए मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस की भी, एक तो पूरे जो जितने मान लो 250 जो मेंबर हैं राज्यसभा में, उसमें से मान लो 200 प्रेजेंट हैं, तो 200 का 2/3 कितना हो गया, तो 200 का 2/3 हो गया, ये हो गया 66 का डबल हो गया, ये हो गया 122। तो 132, तो 132 मेंबर्स क्या होने चाहिए, वो वोटिंग होने चाहिए और प्रेजेंट है, उनका जो 2/3 होगा वो निकाला जाएगा। तो मान लो कि 122 मेंबर है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, एक तरह से जो टोटल मेंबरशिप है मान लो 250 है, तो 250 का आधा कितना हो गया 125, तो उसका क्या होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब एक तरह से क्या होगा, 2/3 भी होना चाहिए, और जो टोटल मेंबरशिप है 2/3 तो किसका होना चाहिए, जो प्रेजेंट है और वोटिंग है, और मेजोरिटी किसकी होनी चाहिए, मेजोरिटी का मतलब हो गया 50% से ज़्यादा, तो वो होनी चाहिए टोटल मेंबरशिप जितने हाउस के हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए। और कुछ प्रोविजंस हैं जो क्या है, जो अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड विद द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। कि भाई कुछ तुम में तो क्या होता है कि जो मान लो पार्लियामेंट है उसी के जो 2/3 वगैरह मेजोरिटी लेकर के, और जो टोटल मेंबरशिप है उसकी जो मेजोरिटी लेकर के हो सकता है। लेकिन कुछ में ये सब तो चाहिए ही, इसके अलावा जो मान लो स्टेट हैं, टोटल अभी मान लो 29 स्टेट हैं, तो 28 स्टेट हैं, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो 28 में से कम 14 स्टेट्स हैं, उनके द्वारा ये पास रेटिफिकेशन होना चाहिए, तो ताकि जो क्या उसके वो अमेंडमेंट क्या उसके पास हो सके। तो ये क्या है, एक जगह क्या हो गया फ्लेक्सिबल हो गया और एक जगह क्या हो गया रिजिड हो गया। तो कुछ अन्य प्रावधानों के संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे हिस्से के अनुसमर्थन से संशोधित किया जा सकता है। तो नोट पढ़ लेते क्या कि एट द सेम टाइम सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। अब सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ
50% हमें वोट चाहिए, हमें ना 2/3 चाहिए, ना हमें स्टेट्स की कोई वो चाहिए। तो हमें सिर्फ अगर सिंपल मेजोरिटी है हमारे पास तो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कुछ प्रोविजन ऐसे भी हैं जिनको सिंपल मेजोरिटी से क्या किया जा सकता है, पास किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। इन द मैनर ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जैसे कि ऑर्डिनरी जो लाज वगैरह हैं वो प्रोसेस किए जाते हैं, जो अमेंड वगैरह चेंज वगैरह किए जाते हैं उनमें, तो उन्हीं की तरह कुछ जो प्रोविजन है वो भी ऐसे ही अमेंड किए जा सकते हैं। नोटेबली दीज अमेंडमेंट्स डू नॉट कम अंडर आर्टिकल 368। तो मतलब जो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आते हैं उनको क्या किया जा सकता है, सिंपल मेजोरिटी के साथ पास किया जा सकता है। नेक्स्ट है जो फोर्थ है वो है फेडरल सिस्टम ऑफ विद यूनिटरी बेसिस, यूनिटरी बाइस। तो फेडरल सिस्टम का क्या मतलब होगा कि फेडरल सिस्टम हो गया कि भी जो जिसमें जो यूनियन है वही क्या होता है, सर्वोपरि होता है, तो ये होता है फेडरल सिस्टम। तो फीचर्स ऑफ फेडरलाइजेशन जान लेते हैं एक बार, फिर यूनिटरी के फीचर्स जानेंगे। तो फीचर्स फेडरल सिस्टम में क्या होता है, 2 गवर्नमेंट होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डिवीजन ऑफ पावर कैसे होती है, डिवीजन ऑफ पावर होती है आपस में भी, स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर दे देगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको अलग पावर दे देगी। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जैसे हमारा भारत का संविधान रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का संविधान रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो ब्रिटेन का संविधान है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहाँ पे अगर कोई लॉ आता है, लॉ या रूल रेगुलेशन कोई भी आता है तो वो एक संविधान का पार्ट हो जाता है। तो उसी को मतलब क्या है, जो जितने भी आज तक लॉ आए हैं, जो अमेंडमेंट्स आई हैं, रेगुलेशन आए हैं, वो सभी मिला करके एक कॉन्स्टिट्यूशन कहलाती हैं। लेकिन लिखित में कोई एक मतलब ये संविधान नहीं है। जैसा हमारा संविधान है कि भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या खरीद सकते हैं कहीं से और पढ़ सकते हैं। तो ये होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ बना दिया तो उससे ऊपर ना राष्ट्रपति है, ना प्रधानमंत्री है, ना ही सुप्रीम कोर्ट है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, सुप्रीमेसी है। नेक्स्ट है रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होती है, रिजिडिटी होती है, जैसे कि अमेरिका के संविधान में है। लेकिन हमारे में क्या है, हमारे देश में जो फेडरल है और यूनिटरी है, उसके साथ साथ यूनिट जो रिजिड है और फ्लेक्सिबल है, दोनों का क्या कर रखा है, कम्बिनेशन कर रखा है। तो यहाँ से फेडरल से क्या ले रखी है हमने, रिजिडिटी ले रखी है। तो नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। जुडिशरी है जो वो मतलब इंडिपेंडेंट काम करती है, ये नहीं कि भी सरकार कुछ कहे तो उसको जुडिशरी को मानना पड़ेगा। अगर जुडिशरी को लगता है कि कोई रूल है, रेगुलेशन है जो सरकार ने बनाया है वो लोगों के हित में नहीं है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है, तो वो उसको क्या कर सकती है, नल घोषित कर सकती है। नेक्स्ट है बाईकैमरलिज्म की, जैसे कि मतलब 2 हाउसेज होते हैं जिसमें, जैसे कि अपना लोकसभा राज्यसभा हो गया, ऐसे क्या होते हैं, 2 हाउसेज होते हैं। बाईकैमरलिज्म ये होता है फेडरल स्ट्रक्चर का, फेडरल का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, बाईकैमरलिज्म होता है। यूनिटरी क्या होता है, नॉन फेडरल। यूनिटरी में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है कि भी सेंटर ही सब कुछ है, वहाँ पे जो स्टेट वगैरह है वहाँ उनकी नहीं चलती। लेकिन इंडिया में क्या है, फेडरल भी है और यूनिटरी भी है, क्योंकि इंडिया में जो सेंटर है उसकी भी सुनी जाती है, और एक तरह से जो स्टेट्स हैं कुछ मामलों में, जैसे कि सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट होगी और कंकरेंट लिस्ट होगी। तो जो स्टेट लिस्ट है वहाँ पे किसकी सुनी जाती है, ज़्यादातर स्टेट की सुनी जाती है। लेकिन अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आती है या कोई इश्यू आता है दोनों के बीच में, तो वहाँ पे किसकी सुनी जाती है, फिर सेंटर की सुनी जाती है। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेंटर का कंसेप्ट भी लिया गया है। तो नेक्स्ट क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि भारत में है। पहले क्या था, जो जम्मू कश्मीर था वो एक एक्सेप्शन था, उसका एक अपना अलग संविधान था, क्योंकि वो 370 आर्टिकल 370 के लिए के उसको अलग से दर्जा दिया गया था। लेकिन अभी जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल अगस्त में क्या कर दिया गया है, 2019 में 370 आर्टिकल और आर्टिकल 335 को क्या कर दिया गया है, आर्टिकल 35 को जो बर्खास्त कर दिया गया है। और उससे के बाद क्या हो गया कि पूरे देश में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन और सिंगल सिटीजनशिप। तो सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि भी आपको पहले कल वाले लेक्चर में बताया था कि कोई भी ये नहीं है कि हरियाणा का अलग से वो होगा, सिटीजनशिप होगी, राजस्थान की अलग से होगी, पंजाब की अलग से होगी, पूरे इंडिया की एक ही सिटीजनशिप होगी और पूरे इंडिया का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है कि हर स्टेट है, 50 स्टेट का जो यूनियन है उसको हम जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। तो उसमें क्या है कि हर जो स्टेट है उसकी अलग सिटीजनशिप है, अलग उसका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबल होता है कॉन्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेटेड जुडिशरी की जुडिशरी क्या है, आपस में जुड़ी हुई है लेजिस्लेटिव से और एग्जीक्यूटिव से। नेक्स्ट है ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विस का मतलब जैसे हो गया आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, तो ये सब क्या होगी, जो ऑल इंडिया सर्विसेज होगी। तो नेक्स्ट क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ होते हैं, जो यूनिटरी स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे होते हैं।
नेक्स्ट नोट है, नोट में क्या कर रखा है, तो द टर्म फेडरेशन हैज़ नाउ नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो वर्ड है फेडरेशन, जो फेडरल स्ट्रक्चर से लिया गया है, तो वो वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है, लेकिन आर्टिकल ऑन द अदर हैंड डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे इंडिया को क्या बताया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, विच इम्प्लाइज टू थिंग्स। तो जो उससे क्या पता चलता है कि जो यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या हो सकता है, दो चीज़ें हमें पता चलती हैं कि एक पहली बात क्या कि इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय स्टेट्स, कि भी जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स क्या है कि वहाँ पे जो स्टेट्स हैं उन सब में एक आपस में क्या हो रखा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, एक एग्रीमेंट हो रखा है कि सभी एक साथ रहेंगे तो स्ट्रॉन्ग रहेंगे और एक साथ, तो इसलिए इसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो क्या है कि यूनियन है एक तरह से, एग्रीमेंट के तहत वो क्या है, फेडरेशन है, वो मतलब एक तरह से यह है यूनियन है उनका, लेकिन फेडरेशन नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है कि जो सेकंड पार्ट क्या है, नो स्टेट हैज़ द राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, अगर मान लो कोई स्टेट को, किसी जो 50 स्टेट हैं उनमें से किसी को लगता है कि उनके जो बात नहीं मानी जा रही है या उनके जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा भी कुछ लग रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से क्या कर सकते हैं, अपना जो बाहर निकल सकते हैं, उससे अपने अलग हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ भारत में नहीं है। भारत में सभी स्टेट्स पूरे इंडिया का पार्ट हैं और कोई भी स्टेट अगर कितना भी चाहे स्ट्रॉन्ग वो रूल्स वगैरह रेगुलेशन बना ले, वो क्या नहीं कर सकता, इंडिया के जो इंडिया है उसकी बाउंड्री से या अपने आप को अलग देश घोषित नहीं कर सकता है। तो अलग होने का अधिकार नहीं है किसी भी राज्य को महासंघ से। महासंघ का मतलब हो गया इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। तो नेक्स्ट क्या है, जो क्वासी फेडरल है बाय केसी वेयर्स, इसमें बताया गया है क्वासी फेडरल किसके द्वारा बताया गया है इंडिया को, जो केसी वेयरे है। और जो मॉरिस जॉनसन है उसने इंडिया को कैसे डिफाइन किया है, एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म, यानी कि जिसमें क्या है, बार्गेनिंग कर रखे फेडरलिज्म के साथ, क्योंकि उसमें क्या कर रखा है हमने, जो यूनिटरी स्ट्रक्चर है उसको भी थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट कर रखा है, उसको भी थोड़ा बहुत जो है वो बोरो कर रखा है दूसरे देशों से। तो नेक्स्ट क्या है, जो ग्रैनविले ऑस्टिन है उसने क्या बताया कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कि भी कोऑपरेट कर रहा है किसके साथ, यूनिटरी स्ट्रक्चर के साथ। नेक्स्ट है जो आइवन जेनिंग्स है, उन्होंने बताया है कि जो फेडरेशन है विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी किस में होती है, यूनिटरी स्ट्रक्चर में, लेकिन ये क्या है, फेडरेशन है, तो फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के तहत जो सेंटर होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग स्टेट्स के कंपैरिजन में। तो और इसके अलावा और भी कई सारे राइटर्स ने, उन्होंने अपने जो ये हमारा ये फ्लेक्सिबल है जो कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल भी है और साथ साथ यूनिटरी भी है, तो इसके बारे में काफ़ी बातें उन्होंने भी कही हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है, इंडिया में एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि ब्रिटेन में है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव। तो क्या होता है कि ये किस बेस पे काम करता है, जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कि कोऑपरेशन के बीच में, कोऑर्डिनेशन के ऊपर काम करता है, किस किस के बीच में, लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका एंड एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। तो ये कार्यपालिका और जो विधायिका है उसके बीच में जो आपस में जो सहयोग है और कोऑर्डिनेशन है और कोऑपरेशन है, उसके ऊपर क्या करता है, उस प्रिंसिपल पे काम करता है, उस पर काम करता है, सिद्धांत पे काम करता है। तो नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द टू ऑर्गन। तो जो राष्ट्रपति प्रणाली है वो क्या करती है, जो दो शक्तियां हैं उनके बीच में आपस में शक्तियों का क्या करती है, अलग अलग करती है सब शक्तियों को, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन टू ऑर्गन। तो दोनों के जो पावर्स हैं उनको क्या करती है, अलग अलग करती है। इस फीचर में क्या करेगा, द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट आर इंडियन आर, जो इंडिया के जो पार्लियामेंट है उसके गवर्नमेंट के फीचर क्या क्या है देख लेते हैं। तो पहला फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, कि भी जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन हो गया, जो हमारा राष्ट्रपति हो गया, और रियल एग्जीक्यूटिव मतलब जो रियल जिसके पास पावर है वो क्या हो गया, हमारे प्रधानमंत्री जी हो गए। नेक्स्ट है मेजोरिटी पार्टी रूल, कि भी मान लो 250 सीटें हैं, 550 सीटें हैं हमारी जो लोकसभा है, तो उसमें जिसकी आधी से ज़्यादा सीट आ गई वो उसकी मेजोरिटी होगी, और जिसने भी पार्टी ने, अगर मान लो एक ने या फिर 2-3 ने कोएलिशन करके पार्टी ने क्या कर लिया कि जो मेजोरिटी है वो हासिल कर ली, तो उसी का रूल हो जाएगा। तो ऐसा क्या है, मेजोरिटी पार्टी रूल है। नेक्स्ट क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटिव, कि जो कैबिनेट है, एक तरह से कैबिनेट है जो प्रधानमंत्री की, तो जो प्रधानमंत्री के मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनकी सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके प्रति, जो एग्जीक्यूटिव है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके प्रति, लेजिस्लेटिव के प्रति। लेजिस्लेटिव मतलब कि जो पार्लियामेंट है उसके प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेटिव, की भी एक तरह से मेंबरशिप होती है, टाइम ड्यूरेशन होता है, ये नहीं है कि भी वो सारी ज़िंदगी लाइफ टाइम के लिए क्या हो सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं। कि भी जैसे लोकसभा में क्या होता है 5 साल का कार्यकाल होता है और राज्यसभा में 6 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन वो दोबारा चुन के आ सकते हैं, अगर उनके मान लो लोगों द्वारा वो चुने जाते हैं तो वो दोबारा आ सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि भी लगातार ही वो बिना किसी की सहमति के, बिना इलेक्शन वगैरह के वहाँ पे मेंबर बने रहेंगे। तो लीडरशिप इज़ द ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज और द चीफ मिनिस्टर। तो क्या होता है कि जो मतलब सेंटर में प्राइम मिनिस्टर और जो स्टेट में क्या होती है चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप होती है, कि मतलब जो कैबिनेट वगैरह है उन सब का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो वैसे तो जो नॉमिनल पावर है वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास, कि भी वो क्या होता है देश का हेड होता है और गवर्नर क्या होता है स्टेट का हेड होता है। लेकिन जो असली पावर है, रियल पावर्स है, वो किसके पास होती हैं, जो यूनियन है उसमें प्राइम मिनिस्टर और जो स्टेट है उसमें चीफ मिनिस्टर के पास। डिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, लोकसभा और असेंबली, कि भी अगर मान लो कोई सी जो पार्टी है जो मेजोरिटी में जिसकी अभी सरकार चल रही है स्टेट में या फिर क्या है सेंटर में, तो अगर उनके पास जो क्या है मेजोरिटी चली जाती है, उनके पास से मान लो अगर 2-3 पार्टी का कोalition हो रखा है, या उनके ही कुछ मेंबर्स हैं जो पार्टी के मेंबर हैं वो छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, और इससे क्या हो जाता है कि जो उनकी पार्टी है उनकी मेजोरिटी चली जाती है, तो वो क्या हो सकता है लोकसभा डिजोल्व जो है या फिर असेंबली है जो स्टेट की वो डिजोल्व हो सकती है, मतलब कि एक तरह से बर्खास्त हो सकती है। तो इसमें क्या है, और अगर मान लो जो राष्ट्रपति है उसको लगता है कि भी उसके पास मेजोरिटी नहीं रही, तो वो राष्ट्रपति भी क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है जो लोअर हाउस है उसको। तो नेक्स्ट है जब पार्लियामेंट्री सिस्टम है इज आल्सो नोन एज द वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। तो वेस्टमिनिस्टर क्यों कहते हैं, वेस्टमिनिस्टर क्या है, जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, वो एक जगह पे है जिसका नाम है वेस्टमिनिस्टर। तो इसलिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्या कहते हैं, एक तरह से जो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो पार्लियामेंट्री सिस्टम आया था वो एक तरह से कहाँ आया था, ब्रिटेन में आया था। तो इसलिए इस जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और कैबिनेट में गवर्नमेंट के तरह के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन ब्रिटिश पैटर्न। तो मेनली हमें पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था, और जो ब्रिटिश जो सिस्टम है, ब्रिटिश पैटर्न है पार्लियामेंट्री वगैरह का या जो डेमोक्रेसी का, तो वहाँ से ज़्यादातर हमने हिस्सा अपना लिया है। तो इसलिए जो ब्रिटिश पैटर्न पे बेस्ड है, तो इसलिए क्या है इंडियन पार्लियामेंट्री जो मेनली बेस्ड किसके ऊपर है, ब्रिटिश पैटर्न के ऊपर है। हाउएवर देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन द टू, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मतलब उनसे कुछ जो एक्ट हैं, जो पैटर्न है, जो कुछ कुछ मतलब सिस्टम है वहाँ से कुछ लिया गया है, लेकिन हूबहू नहीं लिया गया है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस किए गए हैं इंडिया के हिसाब से, इंडिया की ज्योग्राफी के हिसाब से, इंडिया के लोगों के हित के लिए, इंडिया के मतलब जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह को देखते हुए इंडिया के लोगों के विकास के लिए ये सब किया गया है। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं देख लेते हैं। इंडियन पार्लियामेंट क्या है, सोवरेन बॉडी नहीं है। सोवरेन बॉडी कौन है यहाँ पे, सबसे ऊपर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे ऊपर पार्लियामेंट नहीं है, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। और लेकिन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहाँ पे क्या है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वही संप्रभु है, उससे ऊपर कोई नहीं है। सिर्फ क्या है कि फर्दर द इंडियन स्टेट्स हैज़ इलेक्टेड हेड। तो मतलब क्या है, इंडिया में क्या होता है, इलेक्टेड हेड होता है जिसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश स्टेट है उसके पास क्या है, हेरिडिटरी हेड, यानी कि मोनार्चरी है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जैसे राजशाही है, तो जो क्राउन रूल है वहाँ पे मेन सबसे ऊपर कौन है, जो हेड है स्टेट का वो कौन है, क्राउन है, जो यानी अभी कौन चल रहा है, जो एलिजाबेथ द सेकंड है, जो वहाँ की महारानी है। तो ब्रिटिश की को जो नॉमिनल हेड है, जो हेड है वो कौन है, हेरिडिटरी हेड है, मोनार्चरी है वहाँ पे, जो एलिजाबेथ है, रानी एलिजाबेथ। और इंडिया में कौन होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो एक इलेक्टेड हेड होता है, तो उसका कार्यकाल होता है कुछ, उसके बाद उसको बदल दिया जाता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो मतलब क्या कह रहा है कि जो फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने प्रेफर किया था एक प्रॉपर सिंथेसिस क्या होता है कि भी आपस में मेल जोल बिटवीन द ब्रिटिश प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड द अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी। कि भी क्या कह रहा है कि जो ब्रिटिश प्रिंसिपल है उसमें क्या है, ब्रिटिश जो संविधान वगैरह है, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे क्या होता है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वही सॉवरन है, वही सबसे ऊपर है। और जो अमेरिकन प्रिंसिपल उसमें क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी है। तो उन दोनों का हमने इंडिया में क्या कर रखा है कि जो मतलब ना तो ब्रिटिश ना तो ये कोर्ट वगैरह ज़्यादा जो सबसे ऊपर है, और ना ही जो पार्लियामेंट है वो सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर है संविधान, और संविधान के बाद फिर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है और जुडिशियल सुप्रीमेसी, वो दोनों अपनी अपनी जगह अलग हैं, उनकी अलग अलग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कुछ लिमिटेशंस है दोनों के ऊपर। तो नेक्स्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑन द वन हैंड कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉज एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो क्या कैसे समझाया गया इस चीज़ को, जो सुप्रीमेसी और सॉवरेनिटी है पार्लियामेंट्री, उसके बीच में क्या कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये बताया कि भी सुप्रीम कोर्ट है जो एक तरफ से क्या कर सकती है, वो
अगर उसको लगता है कि कोई पार्लियामेंट्री लॉ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान का है, संवैधानिक है, संविधान के तौर पर वो खरा नहीं उतर रहा है, तो उसको क्या कर सकती है, डिक्लेयर कर सकते हैं कि भी वो मतलब अपना गलत है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको नल और वॉइड घोषित किया जाए। तो उसमें क्या है, जो अपनी पावर है जुडिशियल रिव्यू उसके तहत। और दूसरी तरफ क्या है, जो पार्लियामेंट है वो भी कर सकती है, अमेंड कर सकती है जो मेजर पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है थ्रू इट्स कंस्टिट्यूएंट पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दी गई है, जो पार्लियामेंट है उसको पावर दी है कि वो संविधान को क्या कर सकती है, बदल सकती है, उसमें कुछ अमेंडमेंट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बिना छेड़े। तो उसमें क्या हो सकता है कि भी वो क्या कर सकती है, अपनी पावर के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पावर को भी चेंज कर सकती है, घटा सकती है, बढ़ा सकती है। तो नेक्स्ट क्या है कि जो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी पॉलिसी, तो क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब होगा कि भी एक तरह से जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो एक तरह से तो इंडिपेंडेंट है और एक तरह से क्या है, एक तरीका है कि भी दोनों चीज़ें, दोनों पावर उसको दी गई हैं। तो कैसे दी गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टैंड एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंटीग्रेटेड का मतलब ये होगा कि भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, और साथ में जो सेशन कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, वो सब क्या है, एक मतलब एक तरह से पूरा एक ढांचा इकट्ठा है, इंटीग्रेटेड है, और एक तरह से क्या है, इंडिपेंडेंट भी है। तो सर्वोच्च न्यायालय देश में क्या है, एक न्यायालय प्रणाली के शीर्ष पर खड़ा है। तो क्या है, इसमें एक अलग अलग जैसे फूड वेब होता है तो उसमें नीचे से ऊपर चलता जाता है सुप्रीमेसी, तो उसी तरह क्या आता है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो वहाँ पे जो हमारी जुडिशरी है उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है कंट्री में उसमें सबसे टॉप पर है। उसके नीचे हाई कोर्ट आ जाती है, फिर हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके नीचे सेशन कोर्ट्स। तो इस तरह क्या होती हैं, जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है जुडिशियल सिस्टम, वो उसके सुप्रीम कोर्ट क्या है उस पर टॉप पे है। तो बिलो इट क्या है, देर आर हाई कोर्ट एट द स्टेट लेवल होगी, एंड अंडर हाई कोर्ट क्या है, देर आर हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी। भी जैसे क्या है, जैसे पूरा देश है, देश के अंदर क्या होते हैं, स्टेट होते हैं, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। तो उसी तरह क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए, हाई कोर्ट एक स्टेट के लिए, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, और उसके नीचे भी क्या होती हैं, और लोअर कोर्ट होती है, जैसे सेशन कोर्ट होगी, या फिर और भी अंदर जो छोटी छोटी कोर्ट हैं वो भी होती हैं। दिस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट एनफोर्स द बोथ द सेंट्रल लॉज एंड एज वेल एज स्टेट लॉज। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई स्टेट का कोई प्रॉब्लम है या डिस्ट्रिक्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो उसको सीधे आप सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर जा सकते हो कुछ केसेस में, और जैसे डिस्ट्रिक्ट से होकर के फिर स्टेट पे, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से हायरार्की करते हुए भी जा सकते हो आप। तो क्या होता है, सिंगल सिस्टम है, ये नहीं है कि भी आपको कोई एक कानून है तो उसके लिए आपको दूसरी कोर्ट मिलेगी और दूसरे कानून के लिए अलग से कोर्ट पे जाना पड़ेगा। तो एक सिंगल सिस्टम है कोर्ट का, जिसमें क्या है, सेंट्रल और जो स्टेट लॉ है वो अलग अलग से डिफाइंड होते हैं। जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसमें क्या है, अलग अलग है, उसमें यूनियन के जो मामले हैं वो यूनियन कोर्ट में ही जा सकते हैं, और जो स्टेट के मामले हैं वो स्टेट्स में जा सकते हैं। ये नहीं है कि भी यूनियन का मामला आप स्टेट में उठा सकते हैं या फिर स्टेट का मामला कोई यूनियन में उठा सकते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, एक सिंगल सिस्टम है। तो इस तरह से आपस में दोनों के जैसे सेंट्रल और स्टेट लॉ हैं उनको आपस में एनफोर्स करवाया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने मेड किया है वेरियस प्रोविजंस टू इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस, कि भी ये भी जो इंटीग्रेटेड होते हुए क्या किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो जो जुडिशरी है हमारी वो इंडिपेंडेंट भी रहे, स्वतंत्र भी रहे, भी उस पर सरकार का या किसी और जो पार्टी का या किसी भी मतलब तरह से फैक्टर का क्या ना पड़े, इफेक्ट ना पड़े, और वो एक तरह से अपने इंडिपेंडेंट फैसले ले सके। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस क्या है कि भी सिक्योरिटी है, कैसे इंडिपेंडेंस रखी गई है कि भी कोई भी जज है उसके कुछ न कुछ टेन्योर होगा, उसकी सिक्योरिटी होगी। मान लो उसको 5 साल की नियुक्त किया गया है तो उसको 5 साल के लिए ही रखा जाएगा। ये नहीं है कि भी आप उसको ऐसे ही आपका मन आया तो उसको बदल दिया। उसमें कुछ ना कुछ जो पार्लियामेंट्री में क्या होता है, एक इम्पीचमेंट की प्रोसेस एक तरह से चलाई जाती है, वो भी अगर उसने कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया। ये नहीं है कि भी किसी को प्रधानमंत्री को पसंद नहीं आया तो उसको चेंज कर दिया, नहीं, उसको अगर उसने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल जैसे कि असंवैधानिक काम किया है तो ही उसको हटाया जा सकता है। अदरवाइज क्या होती है, उसकी सिक्योरिटी होती है तो जज के, उसके टेन्योर की। तो इस तरह से क्या कर सकता है, वो अपना इंडिपेंडेंट फैसला ले सकता है। तो फिक्स्ड सर्विस होती है कंडीशन फॉर द जजेस, तो फिक्स्ड सर्विस भी होती है। और क्या होता है, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो कंसोलिडेटेड फंड है इंडिया का, उससे क्या किए जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस वगैरह हैं उनके जो चार्जेस हैं, एक्सपेंसेस हैं पूरे सुप्रीम कोर्ट के, वो किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर, कि भी क्या है कि जो मान लो विधानसभा है या राज्यसभा है
वहाँ पे जो जजेस हैं उनके जो कंडक्ट है भी वो कैसे काम कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन वगैरह नहीं किया जा सकता। ये संविधान में इसके ऊपर प्रोहिबिशन लगाया गया है। कब तक नहीं किया जा सकता? जब तक कि उसकी इम्पीचमेंट प्रोसेस ना चल रही हो, और उसमें भी अगर उसने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला सुनाया है, तो ही उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, वरना उसके ऊपर कोई, उसके कंडक्ट के ऊपर वो कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, कैसे फैसले ले रहा है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन कहीं भी लेजिस्लेचर में नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट क्या है कि बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट की भी, अगर मान लो कोई जज है, सुप्रीम कोर्ट का हो गया, हाई कोर्ट का हो गया, अगर वो रिटायर हो जाता है तो उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस जारी नहीं रख सकता कहीं भी, किसी भी कोर्ट में। नेक्स्ट क्या है, पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट की भी, अगर मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट की कोई सरकार है या कोई इंसान है, आदमी है, वो सुप्रीम कोर्ट की जो मान लो जो डिसीजन है, कोई उसका फैसला है, उसके खिलाफ अगर मान लो उसके कोई उसका बेइज्जती करता है या उसका मानता नहीं करता है, वो मानना करता है, तो उसको क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट उसको पनिश कर सकती है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो जो कार्यपालिका है उससे जो न्यायपालिका है उसको अलग भी किया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो नेक्स्ट क्या है कि इन यूएसए द फेडरल लॉज आर एनफोर्स्ड बाय फेडरल जुडिशरी। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि जो फेडरल है यानी कि यूनियन है जो स्टेट्स का, जैसे पूरा सेंटर है जो यूएसए में, तो उसके जो लॉज है उसको फेडरल कोर्ट्स के द्वारा ही, जो फेडरल जुडिशरी है उसी के द्वारा हैंडल किया जाता है, एनफोर्स किया जाता है। और जो स्टेट्स के ला हैं अलग अलग स्टेट्स के, उनको अलग अलग स्टेट्स में हर जगह अपनी अपनी कोर्ट है, तो उनको वहीं पे क्या किया जा सकता है, एनफोर्स करवाया जा सकता है। तो नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड। तो पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 6 फंडामेंटल राइट्स देता है हर सिटीजन को, जितने भी सिटीजन हैं इंडिया में सभी को क्या करता है, इक्वल राइट्स देता है, इक्वल जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोवाइड करता है। इसमें क्या है कि जो राइट टू इक्वालिटी एक्ट हो गया, आर्टिकल इसमें 14 से 18 आते हैं। राइट टू फ्रीडम हो गया, आर्टिकल 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन हो गया कि भी कोई किसी का जो शोषण न हो, इसके खिलाफ क्या दिया गया है, राइट दिया गया है कि भी आपका शोषण नहीं होगा इन सेक्स के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, जो या फिर कास्ट के आधार पर, तो इन तरह से क्या नहीं होगा, आपके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, आपका शोषण नहीं होगा। तो ये दिया गया है आर्टिकल 23 और 24 में। और नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम टू ऑफ रिलीजन की भी, आप कोई भी रिलीजन अपना सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, दूसरे उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने जो प्रयास हैं वो कर सकते हैं, कोई भी सभा बुला सकते हैं। तो ये आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है। तो इन सब के बारे में हम आगे वाले जो सीरीज़ वगैरह हैं उनमें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की भी, कल्चर, अपने कल्चर को बचाने के लिए आप अगर मान लो कोई संगठन बनाना है आपको, या कोई प्रोग्राम करना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो आप बना सकते हैं। एजुकेशनल राइट भी सबको क्या है, जो मान लो 14 साल के तक के बच्चे हैं उनको एजुकेशन का राइट मिला है, राइट टू एजुकेशन के तहत, जो 2005 में क्या किया गया था, पारित किया गया था। उसमें क्या है, आर्टिकल 29 और 30 है। तो लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 में। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब कि भी अलग, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में उसके खिलाफ में उसके कोई राइट्स वगैरह छीन रहे हैं, कोई फ्रीडम छीन रही है, तो उसमें क्या कर सकता है कि भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें कोर्ट में जा करके सरकार को लिखित में क्या कर सकता है कि भी हम इस जो ये रूल बना गया है इसके लिए क्या हो रहा है कि मतलब हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं या हमारा जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसके ऊपर कोई ठेस पहुँच रही है, तो इसको आप अगर चेंज कर सकते हो तो चेंज कीजिए। वो ऐसे सुप्रीम कोर्ट में PIL वगैरह क्या कर सकता है, दायर कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, जो फंडामेंटल राइट आर जस्टिफिकेबल इन नेचर, दैट इज दे आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर इट्स वायलेशन। तो अगर क्या करा है कि जो मतलब अगर मान लो किसी का फंडामेंटल राइट है वो हिट होता है, वो क्या होता है, वायलेट होता है, तो उसमें क्या कर सकता है, उस केस में वो कोर्ट के पास जा सकता है, और फिर कोर्ट क्या है, वो सरकार को ऑर्डर देगी कि भी इसका ये फंडामेंटल राइट है, ये क्यों वायलेट हुआ, और इसको क्या किया जाए, इसको मतलब जस्टिस दिया जाए, और इसके फंडामेंटल राइट को इसको वापस दिया जाए। तो इस तरह से जो कोर्ट है वो उसका कर सकती है, एनफोर्स कर सकती है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट क्या है, नॉट एब्सोल्यूट है एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो ये नहीं है भी आपको मान लो बोलने का अधिकार है, आपको इक्वालिटी का अधिकार है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशन है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो कि मतलब मान्य है, उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं कि भी अगर मान लो किसी को ये दे दिया कि भी आपको बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो ये नहीं कि भी आप किसी के भी खिलाफ कुछ भी अभद्र या फिर गंदा वर्ड यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं कि भी आप बोल सकते हो, लेकिन एक लिमिट में, एक जो रेस्ट्रिक्शन है उसके अंदर। नेक्स्ट क्या है, दे आर नॉट सैक्रोसेंट एंड कैन बी curtailed और रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
कि भी जो मान लो फंडामेंटल राइट वगैरह है वो एक तरह से पवित्र का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि भी फिक्स नहीं है, कि भी आपको ये दे दिया कि भी पहले क्या था कि राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट था, लेकिन बाद में उसको कुछ अमेंडमेंट के थ्रू क्या कर दिया गया था, रिपील्ड कर दिया गया था। तो इसलिए क्या है कि ये मतलब फिक्स नहीं है, सरकार अगर चाहे तो सिचुएशन के हिसाब से उसको अमेंड करके क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, दे कैन बी आल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी। तो जैसा कि आपको पता है एक्सेप्ट द राइट गारंटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। तो जो आर्टिकल 20 है और 21 है उसके तहत जो भी जो राइट आते हैं फंडामेंटल राइट, जैसे कि जो राइट टू लाइफ हो गया, तो उन सब दोनों को छोड़ करके जो भी राइट्स हैं सारे की सारे सस्पेंड किए जा सकते हैं। कब जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो, देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे जो साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसका पार्ट 3। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर्स वगैरह को पढ़ने का मौका मिल सके, वो भी अपनी नॉलेज को एक्सटेंड कर सके। तो थैंक यू वेरी मच।